एज अ लॉयर आप सिर्फ हिंदुत्व का ही सपोर्ट करेंगी? मैं मुस्लिम के भी केसेस करती हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़कियाँ अपने घर में प्रताड़ित की गई हैं, उनके केसेस मैं कर रही हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई हिंदू है तो वो हमेशा सही होगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये लिखा था, आई विल परसू लीगल एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु इंसल्ट्स सनातन धर्म। क्यों आपने इसे लिखा? क्योंकि कुतुब मीनार में भी क्या हुआ था, जो हमने सिविल सूट फाइल किया था वो सिविल जज ने डिसमिस कर दिया था विदाउट इशूइंग ऑफ इवन द नोटिस टू द ऑपोजिट साइड। तो हमने अपील फाइल की। ऐसे ही मथुरा में भी हुआ था कि सिविल सूट हमारा डिसमिस हुआ था और हम अपील में थे। एक कंप्लेंट लीगल केस इनिशिएट किया वॉलमार्ट के अगेंस्ट। वॉलमार्ट ने भी ये पहली बार नहीं किया था, 2017-18 में भी वॉलमार्ट ने किया था। और इसी रिसर्च के दौरान मुझे जो भी आपने कहा कि एक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था वो अमेज़न था, उसने भी किया था। और वो प्रोडक्ट्स क्या थे, जैसे आपने बताया सॉक्स हो गए, अंडरवियर्स हो गए, इनर गारमेंट्स और बिकिनी, ये सब थे। एज अ लॉयर एक कंप्लेंट फाइल की, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को इस तरीके से नहीं दिखा सकते। हमें याद होगा आपको नुपुर शर्मा के केस में, नुपुर शर्मा जी जो है वो भी एक लॉयर हैं, उन्होंने एक डिबेट में कुछ कहा। उन्होंने जो कहा वो अपने मन से कुछ नहीं बनाया था, जो एक किताब में लिखा था वही कहा था। तो उसके बाद भी उनके ऊपर मल्टीपल FIRs हुई। 2007 और 8 में MF हुसैन ने ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं को बहुत ही डेरोगेटरी मैनर में दिखाया गया था। इनफैक्ट उनको बिल्कुल नग्न अवस्था में दिखाया गया था। सीता माता को, गणेश जी को, हनुमान जी को, सरस्वती माता को नग्न अवस्था में दिखाया गया। और हिंदू जनजागृति समिति ने 1250 कंप्लेंट्स की MF हुसैन के अगेंस्ट, और उन कंप्लेंट्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो फेस नहीं कर पाया। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर थी कि अगर उसको लगे कि ये फलाना प्रॉपर्टी मेरी है, ये वक्फ बोर्ड की है, तो वो उसे डिक्लेयर कर सकते थे। तो वो सेक्शन 40 उस बिल में आज की डेट में ओमिट हो चुका है, सेक्शन 40 नहीं है। मौलाना रशीदी ने बोला कि आप लोग जो हिंदू हैं, नवरात्रों में जिस देवी की आप पूजा करते हैं उसी देवी का नवरात्रों के बाद आप रेप करते हैं। 2023 और 2022 में 2 केस हमारे पास आए थे। एक आए थे साक्षी मर्डर केस, जो साहिल एक मुस्लिम लड़का था, उसने साक्षी का मर्डर किया। मैंने वो वीडियो भी देखी थी। दूसरा केस था श्रद्धा वालकर, अगर आपको याद होगा, जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में उसके वो टुकड़े रखे गए थे। तो दोनों ही जो लड़के थे जिन्होंने ये ऑफेंस किया था वो एक ही समुदाय के थे। पूरे भारतवर्ष में, आसाम में, यूपी में, इनफैक्ट दिल्ली में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन लोगों के ID कार्ड्स वेरीफाई हो रहे हैं, और जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। सिर्फ सरकार को ही नहीं जागना, हर एक हिंदू को आज जागने की ज़रूरत है। अयोध्या जी का जो जजमेंट अगर आप देख लें, जिसमें विष्णु जी और हरिशंकर जैन जी ने वो केस लड़ा था, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वंस देयर इज़ अ टेम्पल देयर इज़ ऑलवेज अ टेम्पल। किसी मंदिर को तोड़ के वो कोई और स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसको रिक्लेम करना कहाँ से कम्युनल हो गया? अगर वक्फ बोर्ड को लगता है 100 साल बाद कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसे क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं हुआ? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण मंथन के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट अमिता सचदेवा। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे मैं हमारा कॉन्वर्सेशन जब होगा शो के दौरान मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी, जो मैंने आपसे मैं रिसर्च करती हूँ कि किस तरह से एक शो का फ्लो होना चाहिए, तो मैं रिसर्च कर रही थी तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने बात देखी। आपके इंट्रोडक्शन में लोग हालांकि अपने प्रोफेशन के बारे में लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, क्रिएटिवली भी लिखते हैं, लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये लिखा था, आई विल परसू लीगल एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु इंसल्ट्स सनातन धर्म। जो कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का मजाक उड़ाएगा या उसको इंसल्ट करेगा या उसके अगेंस्ट कुछ भी लिखेगा, बोलेगा, तो मैं उसके अगेंस्ट लीगल केस परसू करूँगी, कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो मैं समझना चाहती हूँ आपसे, क्यों आपने इसे लिखा? स्मृति जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। ठीक है, आई एम अ लॉयर, बट आफ्टर ऑल आई एम अ वुमन एंड आई एम अ प्राउड हिंदू सनातनी। लॉ ये नहीं कहता, लॉ डिवाइड नहीं करता रिलीजन बेस पे, बट ठीक है, एक इंटरनल जो अपना है वो है।
और इसका जो प्रेरणा मुझे मिली, मैं ये बताना चाहूँगी 2019 में मेरे जो गुरु हैं, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, जिन्होंने 2019 में मुझे विष्णु शंकर जैन जी और श्री हरिशंकर जैन जी से मिलवाया। उससे पहले मेरा धर्म के प्रति जो झुकाव था वो बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था। तो जब विष्णु जी के साथ और हरिशंकर जैन जी के साथ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, सबसे पहले कुतुब मीनार वाले मैटर में, फिर मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि वाले मैटर में, और ईश्वर की कृपा से उन्होंने मुझे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे दी कि आप जाइए और आप ही आर्ग्यूमेंट्स करके आइए। क्योंकि कुतुब मीनार में भी क्या हुआ था, जो हमने सिविल सूट फाइल किया था वो सिविल जज ने डिसमिस कर दिया था विदाउट इशूइंग ऑफ इवन द नोटिस टू द ऑपोजिट साइड। तो हमने अपील फाइल की। ऐसे ही मथुरा में भी हुआ था कि सिविल सूट हमारा डिसमिस हुआ था और हम अपील में थे। तो जब अपील में आर्ग्यूमेंट्स का टाइम आया, मथुरा की बात कर रही हूँ मैं, तो श्री हरिशंकर जैन जी ने बोला कि अमिता आप जाओ और आर्ग्यूमेंट्स करके आओ। तो मुझे तो ये लगा कि एक ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी है जो मुझे पालन करना है, और मैं तो सिर्फ यही सोच के गई कि मुझे जो आज्ञा मिली है उसका पालन करना है। ऑब्वियसली आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी पढ़ाई करके जाएंगे, पूरी जो लॉ है वो पढ़ के जाएंगे, केस पढ़ के जाएंगे। तो वो एक शुरुआत हुई थी मेरी इस डायरेक्शन में। तो वो ईश्वर की कृपा से जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर था वो हमारे फेवर में आया, अपील अलाउ हुई। उसके बाद धीरे धीरे विष्णु जी के साथ, हरिशंकर जैन जी के साथ और भी कुछ कुछ केसेस में मेरा सहभाग रहा। क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, 2019-20 की ये बात है, उस समय कोर्ट्स भी बंद थे। धीरे धीरे जब कोर्ट फिर से चालू हुए तो मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा पहले डेली बेसिस पे मिलना होता था, वो धीरे धीरे कम होता गया, ऑनलाइन मिलना शुरू हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मथुरा के जो केसेस हैं वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं सारे। अभी साकेत में कुतुब मीनार का मैटर है और वाराणसी भी मैं जा नहीं पाई। सो बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स मेरे लिए दूर जाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ तो मुझे करना है। जैसे एक होता है ना कि मछली को आप पानी में डालेंगे तो वो सही रहेगी, अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो मुझे ये लगा कि ये जो धर्म युद्ध है ये एक पानी है, और अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं शायद मछली की तरह उसको अगर पानी से निकाल दिया जाए तो जो मछली का हाल होगा वही मेरा हाल होगा। तो वो जब विचार मन में आया तो भगवान ने ही वो मुझे एक और विचार दिया कि जैसे ट्विटर पे या कहीं भी सोशल मीडिया पर या फिजिकल भी, जहाँ भी एंटी हिंदू एलिमेंट्स दिखें या एंटी सनातन, एंटी नेशनल एलिमेंट्स दिखें, उनका विरोध करना है और संवैधानिक मार्ग से कानूनी प्रक्रिया अपना के करना है। तो तब से जो है वो करीब 2 सालों से जो है ये मेरे मन में ज़्यादा इस प्रकार का भाव आया। अब ये क्यों आया, ईश्वर ने कैसे डाला, वो ईश्वर ही जाने। मगर अमिता जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके का जैसे आप लिख रही हैं अपना इंट्रोडक्शन या जो चीज़ें हैं, तो बहुत कम्युनल नहीं है ये? आपको नहीं लगता? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कम्युनल है, क्योंकि एज अ लॉयर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदू के ही केसेस करती हूँ जो मेरे प्राइवेट मैटर्स हैं, मैं मुस्लिम के भी केसेस करती हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़कियाँ अपने घर में प्रताड़ित की गई हैं, उनके केसेस मैं कर रही हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई हिंदू है तो वो हमेशा सही होगा। अगर कोई हिंदू है और उसको मैंने देखा कि वो गलत है, एक केस आया था मेरे पास 376 IPC विच वॉज अ रेप केस। तो जब मुझे वो लगा कि वो वाकई में गिल्टी है तो वो मैंने केस छोड़ दिया। तो ये मेरा एक अधिकार है कि मुझे कौन सा केस लेना है, कौन सा केस नहीं लेना। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कानून के हिसाब से जो सही है वो मैं कोशिश करती हूँ करने का। मगर आपको लगता है कि एक लॉयर होने के नाते एक आपके ऊपर एक बहुत ज़रूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है देश के कानूनी जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है उसकी। तो ऐसे में अगर सिर्फ सनातन के लिए काम करना या खुद को प्रोजेक्ट करना एक धर्म के साथ रिलेट करके, तो कहीं ना कहीं ये डीमोरलाइजिंग नहीं होता है बाकी लोगों को कि अमिता जी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो सिर्फ सनातनी या हिंदुत्व, जैसा आपने बोला कि आपने ऑफ कोर्स सपोर्ट किया जो चीज़ सही थी उसको, लेकिन एक ब्रॉडर एक इमेज नहीं बन गई आपकी कि एज अ लॉयर आप सिर्फ हिंदुत्व का ही सपोर्ट करेंगी या सनातन का ही सपोर्ट करेंगे? लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास केसेस तो सब जगह से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू ही मुझे अप्रोच कर रहा है, अन्य धर्म के लोग भी मुझे अप्रोच करते हैं, तो उनका भी मैं करती हूँ।
तो प्रैक्टिकली मुझे वो दिख नहीं रहा स्मृति जी जो आप कह रहे हैं, और मेरे मन में भी ऐसा नहीं है। ये है ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म के लिए खड़ी हूँ, लेकिन उसके लिए मैं किसी अन्य धर्म का अपमान करूँगी ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आपने एक कंप्लेंट लीगल केस इनिशिएट किया वॉलमार्ट के अगेंस्ट। अच्छा, ये जो केस था, मैं समझा दूं कि ये इसलिए था क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें निकाली थी इस ई कॉमर्स वेबसाइट ने, जैसे चप्पलें हो गई, जैसे सॉक्स हो गए, जैसे कि अंडरगारमेंट्स हो गए, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर्स बनी थी। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, एक और ई कॉमर्स वेबसाइट थी कुछ सालों पहले, उस पर भी डोर मैट्स पे हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो बनी थी। तब भी एक लीगल केस इनिशिएट हुआ था, जिसके चलते उसके बाद वो सारी चीज़ें विदड्रॉ कर ली गई थी। मैं समझना चाहती हूँ कि पहली बात है ये पूरा केस क्या है, और इसमें जो लीगल जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है। और क्योंकि आप अपने आप को सनातनी भी कहती हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि क्यों हर बार ऐसा होता है, क्योंकि पहले भी ई कॉमर्स वेबसाइट ने ऐसा किया, काफ़ी यूज़ होता है हिंदू देवी देवताओं का इन चीज़ों पे, जैसे डोर मैट्स हो गए, कप्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा यूसेज होता है, वाइड स्प्रेड। ऐसा क्यों होता है? 3 सवाल हैं आपसे ये। तो जो सबसे पहला आपका सवाल है कि ये वॉलमार्ट वाला इशू क्या है, तो ये अभी पिछले महीने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो पहले ट्विटर होता था, हिंदू जन जागृति समिति का मैंने एक ट्वीट देखा। उसमें वॉलमार्ट के कुछ लिंक्स थे। उस लिंक पे जब मैं गई तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें गणेश जी की फ़ोटो उसमें लगी हुई थी। और वो प्रोडक्ट्स क्या थे, जैसे आपने बताया, सॉक्स हो गए, अंडरवियर्स हो गए, इनर गारमेंट्स और बिकिनी, ये सब थे। तो जब इसके मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट ने भी ये पहली बार नहीं किया था, 2017-18 में भी वॉलमार्ट ने किया था। और इसी रिसर्च के दौरान मुझे, जो भी आपने कहा कि एक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, वो अमेज़न था, उसने भी किया था। जब किया था तब मुझे मेरी नॉलेज में नहीं आया था, लेकिन अभी इस रिसर्च के दौरान आया। तो इसकी वॉलमार्ट का ये जो प्रोडक्ट्स है जो ये डिस्प्ले कर रहे थे वेबसाइट पे, बहुत से लोगों ने इसको अपोज किया, हिंदू संगठनों ने किया, हिंदू जन जागृति समिति ने किया, इंटरनेशनल लेवल पे जो हिंदू संगठन थे उन्होंने भी अपोज किया। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने एज अ लॉयर एक कंप्लेंट फाइल की, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को इस तरीके से नहीं दिखा सकते। तो जो आपने दिखाया है, तो मुझे लीगल कोर्स तो लेना ही था। मैंने कंप्लेंट फाइल की, और कंप्लेंट फाइल करने के बाद विद इन 48 आवर्स वो सारे प्रोडक्ट्स रिमूव हो गए वॉलमार्ट की वेबसाइट से। ये एक उपलब्धि थी। मैं ये नहीं कह रही कि इसका श्रेय मुझे जाता है, क्योंकि जब होता है ना कि एक पेड़ को गिराने में अगर 1000 कुल्हाड़ियाँ लगती हैं, तो जो पहली कुल्हाड़ी लगी थी उसका भी अपना योगदान होता है, और जो आखिरी कुल्हाड़ी लगती है उसका भी अपना योगदान होता है। तो अब लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि वॉलमार्ट ने ये 2017-18 में भी ऐसे किया था, तो ये सिंपली रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स वेबसाइट इज़ नॉट सफिशिएंट। उसको एक पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए। और क्योंकि ये 2024 में दूसरी बार किया वॉलमार्ट ने, इससे ये साफ दिखता है कि पहले भी जब अपोज हुआ तो पहले भी इसने रिमूव किया, अब दोबारा किया। इट मीन्स कि ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो उसके लिए एक कोर्ट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, कोर्ट का ऑर्डर आना, कोर्ट की डायरेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका भी मेरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, और ये कल कोर्ट्स खुल रहे हैं दिल्ली में, कल इसका भी हम फाइल कर देंगे केस। नहीं अमिता जी, मगर मैं समझना चाहती हूँ कि वैसे लॉ क्या कहता है अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट। मैं हिंदू की अभी बात नहीं कर रही हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं, किसी भी धर्म में अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो लॉ में क्या क्या प्रोसीजर है? देखिए, किसी भी धर्म को अगर आप कहीं भी लगता है कि इंसल्टिंग है, किसी भी धर्म के आप जो आस्था हैं, जो ईश्वर हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 299 BNS, जो पहले 295A IPC होता था, और सेक्शन 196 BNS, जो पहले सेक्शन 153A IPC होता था, तो ये दोनों सेक्शन के अंतर्गत ये मामला आता है, चाहे किसी भी धर्म के बारे में हो। कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, प्राइमा फेसाई ऑफेंस अगर है तो पुलिस को FIR रजिस्टर करनी ही है। हमें याद होगा आपको नुपुर शर्मा के केस में, नुपुर शर्मा जी जो हैं वो भी एक लॉयर हैं, उन्होंने एक डिबेट में कुछ कहा। उन्होंने जो कहा वो अपने मन से कुछ नहीं बनाया था, जो एक किताब में लिखा था वही कहा था।
तो उसके बाद भी उनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स हुई। इवन सुप्रीम कोर्ट की भी एक बार उनके ऊपर टिप्पणी आ गई कि जो भी ये जो डिसहार्मनी हुई है वो उनके वक्तव्य के कारण हुई है। तो यहाँ तो वॉलमार्ट ने जानबूझ के किया। जब वॉलमार्ट को पता है कि एक बार जब उसने पहले किया था तो लोगों ने अपोज किया, तो दोबारा क्यों किया, इसका मतलब उनकी इंटेंशन मैलाफाइड दिखती है। तो जानबूझ के ये करना तो 100% 299 BNS 196 BNS कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ऑफेंस आता है। एक और केस है अमिता जी, जिसमें आपने कंप्लेंट फाइल की और जिसमें अभी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, वो है दिल्ली आर्ट गैलरी का केस। वो पूरा केस हमें समझाइए, क्या केस था वो? स्मृति जी, 3 दिसंबर को मुझे हमारे एक नरेंद्र सुरवे जी हैं, हिंदू जन जागृति समिति के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका फ़ोन आता है कि उनको पता चला है कि संसद मार्ग में एक दिल्ली आर्ट गैलरी बिल्डिंग नंबर 22A, वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग्स की, और वो पेंटिंग्स किसकी हैं? MF हुसैन की। MF हुसैन, अगर आप याद करें, 2007 और 8 में MF हुसैन ने ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं को बहुत ही डेरोगेटरी मैनर में दिखाया गया था। इनफैक्ट उनको बिल्कुल नग्न अवस्था में दिखाया गया था। सीता माता को, गणेश जी को, हनुमान जी को, सरस्वती माता को नग्न अवस्था में दिखाया गया। और हिंदू जन जागृति समिति ने 1250 कंप्लेंट्स की MF हुसैन के अगेंस्ट, और उन कंप्लेंट्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो फेस नहीं कर पाया। 2008 में MF हुसैन भारत छोड़ के कतार भाग गया और कतार की सिटीजनशिप ले ली। उसके बाद 2011 में लंदन में उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो जब हमें ये पता चला कि आज 2024 में उस व्यक्ति की पेंटिंग्स डिस्प्ले हो रही हैं दिल्ली आर्ट गैलरी में, तो हमें शक हुआ कि हमें देखना तो चाहिए कि क्या वही पेंटिंग्स हैं या कोई और पेंटिंग्स हैं। तो मैं 4 तारीख को कोर्ट से फ्री होने के बाद 12 से 12:30 के बीच में मैं और मेरे क्लर्क वहाँ पे गए। बिल्डिंग नंबर 22A संसद मार्ग 2nd एंड 3rd फ्लोर पे वो एग्जीबिशन लगी थी। तो जब हमने एंटर किया तो पहले थोड़ा सा हम घूमे। पीछे की वॉल पे हमने क्या देखा, एक गणेश जी की पेंटिंग है, उनको नग्न अवस्था में दिखाया गया। उनकी गोदी में एक महिला बिठाई हुई है, उनको पूरा नेकेड दिखाया गया है। हनुमान जी की पेंटिंग है, हनुमान जी को उड़ते हुए दिखाया। आपको ध्यान होगा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनको जब बूटी नहीं मिल रही तो वो पूरा पर्वत ही लेकर आ गए थे। तो बिल्कुल उसी पोज में हनुमान जी को दिखाया हुआ है और उनके हाथ में एक नग्न महिला बिठाई हुई है पर्वत की जगह, और हनुमान जी को भी नग्न अवस्था में दिखाया गया है। और इस प्रकार की और भी पेंटिंग्स थी मल्टीपल, जिसमें हिंदू महिला को शक्ति का स्वरूप बताकर उनको नेकेड अवस्था में दिखाया गया। उसके बाद मैं जब घर आई तो 2-3 दिन मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया MF हुसैन के बारे में, ये सारी जानकारी मुझे मिली कि पहले भी 1250 कंप्लेंट्स हुई थी, फिर वो वहाँ से भाग गया था। तो 9 तारीख को मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की, और 9 तारीख को जब हम गए तो मेरे साथ और भी 3-4 एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट एक हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मकरंद अतकर जी, नरेंद्र सुरवे हिंदू जन जागृति समिति के, और 2-3 अधिवक्ता, कुछ मंदिर के प्रधान भी हमारे साथ थे। हम सब लोगों ने मिलकर 9 तारीख को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की। तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। हम चले गए। अगले दिन सुबह 9:15 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मेरे पास फ़ोन आता है कि एक बार आप लोग आ जाइए, हम आपके साथ दिल्ली आर्ट गैलरी जाना चाहते हैं और आप हमें बताइए एग्जैक्टली कौन सी वॉल पे वो पेंटिंग्स लगी थी। स्मृति जी, आप मानेंगे, अगले दिन जब हम गए, जो समय हमारा डिसाइड हुआ था दोपहर के 1 बजे का, हम वहाँ जाते हैं तो जो एंट्रेंस थी दिल्ली आर्ट गैलरी की, वहाँ पे बाउंसर्स खड़े हुए थे। क्या किसी एग्जीबिशन में पेंटिंग्स की कभी सुना है कि बाउंसर्स खड़े हों? बाउंसर्स कहाँ होते हैं? कोई बार तो नहीं था वो। वहाँ बाउंसर्स होते हैं जहाँ उनको, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको ये उम्मीद हो कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हो सकता है या कोई विरोध हो सकता है, तो वहाँ बाउंसर्स खड़े किए जाते हैं। एक पेंटिंग एग्जीबिशन में बाउंसर्स मैंने तो पहली बार देखा था। और उसके बाद जब हम आगे अंदर गए तो जो मेन डोर था, जो शटर था, वो क्लोज था, लॉक था। पुलिस की इंटरवेंशन के बाद वो शटर खुलवाए गए दोनों, और जब हम अंदर जाके देखते हैं तो वो पेंटिंग्स वहाँ से गायब थी। और दिल्ली आर्ट गैलरी द्वारा ये प्रिटेंड किया जा रहा था जैसे कि वो पेंटिंग्स वहाँ कभी थी ही नहीं। तो हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी, एक फॉर्मल एप्लीकेशन, कि जो जब मैं 4 तारीख को दिल्ली आर्ट गैलरी गई थी अपने क्लर्क के साथ, तब वो पेंटिंग्स थी, क्योंकि मैंने खुद देखी थी और मेरे फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स हैं उसकी। और जब हम 10 तारीख को दोबारा जाते हैं पुलिस के साथ तो वो पेंटिंग्स गायब हैं।
तो इसका मतलब वो पेंटिंग्स 4 से बाद में और 10 से पहले रिमूव की गई हैं। तो किसने रिमूव की, क्यों रिमूव करी, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी कि आप 4 से लेकर 10 दिसंबर तक का सीसीटीवी फुटेज जितने भी वहाँ कैमरास थे दिल्ली आर्ट गैलरी के, वो प्रिजर्व करें फुटेज। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही अभी एफआईआर रजिस्टर करी, ना ही सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया। अल्टीमेटली हमें कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा। पटियाला हाउस कोर्ट की जुरिसडिक्शन वहाँ पे बनती है। कोर्ट ने पहले ही दिन, जिस दिन मैटर लिस्ट था, पुलिस को ये डायरेक्शन दी कि 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जितने भी कैमराज हैं उन सब का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया जाए और कल उसकी कोर्ट में डेट है। तो ये अभी यहाँ तक जो है इसका अपडेट है इस केस का। तो जैसे अब ये पूरा केस हुआ है, तो इसमें जो लॉ है, जो कानून है, वो किसको गिल्टी मानता है? देखिए, अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि जब 2008 में एम एफ हुसैन छोड़ के गया था भारत को, तो क्या वो अपनी पेंटिंग साथ लेके गया था या यहीं छोड़ के गया था? तो ये भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जो पेंटिंग डिस्प्ले हो रही थी वो जेन्युइन भी हैं या फेक हैं। प्लस दिल्ली आर्ट गैलरी का एम एफ हुसैन से क्या लेना देना? दिल्ली आर्ट गैलरी ने वो, अगर इन केस वो जेन्युइन होती हैं पेंटिंग्स, तो दिल्ली आर्ट गैलरी ने कैसे एम एफ हुसैन से ली, कब ली? तो इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी कंसेप्ट निकल के आता है, क्योंकि अभी मार्च 2024 में बॉम्बे में एक ईडी ने रेड की। वो क्या रेड थी कि एक व्यक्ति जो है कुछ लोगों की, कुछ पेंटर्स की फेक पेंटिंग्स बेच रहा था 18 करोड़ रुपए में, और वो जो पेंटर्स की पेंटिंग थी उसमें से एक पेंटर एम एफ हुसैन का नाम भी था। तो जब ये मैटर इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें बहुत कुछ आगे निकल कर आएगा, ऐसे मुझे लगता है। जी अमिता जी, एक और बात, हालांकि वक्फ बोर्ड पे लेकर के, वक्फ एक्ट को लेकर के ऑलरेडी बहुत एक इलाबोरेट शो, एक एपिसोड मैंने किया है विष्णु शंकर जैन जी के साथ, और जिसमें उसको पूरी तरीके से हमने डिस्कस करके उसके ऊपर सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट की बात हुई, उस एपिसोड के तुरंत बाद ये बात हुई कि अमेंडमेंट्स होंगे। तो आपने भी अमेंडमेंट्स में उसमें रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। ये रिकमेंडेशंस उनमें से कितने इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, बाकी का स्टेटस रिकमेंडेशंस का क्या है, उसके बारे में आप डिटेल्स। जी, ये अक्टूबर की बात है। उससे पहले जो बिल पास हुआ तो अक्टूबर में हिंदू जनजागृति समिति को भी बोला गया कि आप अपने सजेशंस दीजिए वक्फ एक्ट, जो भी अमेंडमेंट बिल है उस पर। तो श्री रमेश शिंदे जी जो हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ हिंदू जनजागृति समिति, उनको जाना था एक्चुअली जेपीसी, वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने मेरा नाम रेफर किया, तो मैंने उनको रिप्रेजेंट किया वहाँ पर एज अ लॉयर, एज अ मेंबर ऑफ हिंदू जनजागृति समिति, नॉट एग्जैक्टली एज अ लॉयर। तो कोइंसिडेंटली मैं एक लॉयर हूँ, वो एक अलग बात है, बट देयर आई रिप्रेजेंटेड मिस्टर रमेश शिंदे जी, दी हिंदू जनजागृति समिति। तो जो 2024 का बिल है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 3R जो है, जो वक्फ को डिफाइन करता है 1995 के एक्ट में, उसमें ये अमेंडमेंट आई है कि पहले क्या होता था, कोई भी मुस्लिम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है, वो कर सकता है वक्फ को फॉर द रिलीजियस पर्पस। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अभी 2 दिन पहले ही कन्वर्ट हुआ है, मुस्लिम बना, तो वो भी कर सकता है, पहले वो अलाउड था। लेकिन अब जो 2024 का बिल है उसमें ये डेफिनेशन में ये चेंज कर दिया वक्फ के डेफिनेशन में कि जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा होगा वही एप्लीकेबल है, वही एलिजिबल है टू डोनेट एनी प्रॉपर्टी टू द वक्फ। ऐसे ही नहीं, मगर अमिता जी इसमें समझना चाहूँगी, ये जो चेंज है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये जो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? कि मतलब अगर कोई कन्वर्ट हो गया है और वो अपने डिसीजन से अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देना चाहता है, तो क्या ड्राइविंग फोर्स था? फोर्सफुल कन्वर्जन का इसके पीछे था? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि उसको जो डोनेशन को एक जायज़ दिखाने के लिए कि मुस्लिम तो वो कर सकता है फॉर द पायस पर्पस, जो वक्फ की डेफिनेशन है कि आपने किसी भी मुस्लिम ने अपने जीवन काल में जो भी अर्ज किया है, कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा, वो डोनेट कर सकता है वक्फ को। तो अगर कोई हिंदू जो है, अगर वो मान लीजिए उसको कहा जाता है कि आप ये प्रॉपर्टी डोनेट करो, बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहती मैं, तो वो कैसे करेगा? वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा मुस्लिम बनकर और फिर वो उसको डोनेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी कह सकते हैं कि जो चल रहा था। तो
तो इस अमेंडमेंट में ये आया कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो ही एलिजिबल होगा एक वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था। दूसरा जो सेक्शन 40 था वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट का, जो सबसे मोस्ट ड्रैकोनियन सेक्शन बोला जाता था वक्फ एक्ट 1995 का, सेक्शन 40 के हिसाब से वक्फ बोर्ड को इतनी पावर थी कि अगर उसको लगे कि ये फलाना प्रॉपर्टी मेरी है, ये वक्फ बोर्ड की है, तो वो उसे डिक्लेयर कर सकते थे। तो वो सेक्शन 40 उस बिल में आज की डेट में ओमिट हो चुका है, सेक्शन 40 नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करता था कि लिमिटेशन एक्ट अगर हम सीपीसी में देखें, कोई और अगर आप केस फाइल करें किसी भी सिविल कोर्ट में, तो आपको लिमिटेशन है कि अगर सूट फॉर रिकवरी आपको फाइल करना है, सूट फॉर पोजेशन आपको फाइल करना है किसी भी सिविल कोर्ट में, तो उसकी लिमिटेशन है 3 साल, 6 साल या 12 साल तक लिमिटेशन है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन वक्फ एक्ट में क्या था, सेक्शन 107 कहता था कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो वो सेक्शन 107 भी ओमिट कर दिया गया। ऐसे ही सेक्शन 52A है जो ये बात करता था कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी ने प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी धोखे से ले ली है, तो उसको 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की का प्रावधान था उसमें। तो ये जो 2024 का बिल है उसमें सिर्फ रिग्रेस वर्ड तो हटा दिया, लेकिन 2 साल की इम्प्रिजमेंट अभी भी है। तो ये हमारा एक सजेशन था कि इसमें इम्प्रिजमेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक्ट जो है इट्स अ सिविल लॉ, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल लॉ कि आप उसमें 2 साल की पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ये एक हमारा सजेशन था कि ये इम्प्रिजमेंट का जो प्रावधान है वही हटना चाहिए। प्लस सेक्शन 52 में ये भी था 1995 के एक्ट में कि ये अगर जो ऑफेंस है सेक्शन 52 के हिसाब से, ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, यानी आपको बेल भी नहीं मिलेगी। जैसे कुछ ऑफेंस होते हैं जो पुलिस डायरेक्टली बेल दे सकती है, जो लेस सीरियस ऑफेंस जिसको बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल। कुछ ऑफेंस होते हैं जैसे सीरियस नेचर के, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो वो कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं। तो जो वक्फ एक्ट में ये जो ऑफेंस बताया गया था उसको बेलेबल, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बोला गया था, तो वो सेक्शन पूरा का पूरा ओमिट कर दिया गया। ऐसे कुछ और भी बहुत अच्छे जो अमेंडमेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे और भी सजेशंस हैं जो हमारे थे, वो भी इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, जो हमने सजेशंस ऑलरेडी दिए हैं। तो वो आने वाला समय अब बताएगा कि वो किस प्रक्रिया में जाता है। अमिता जी, ये तो बात आपकी हो गई कि वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट में जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, उसमें किस तरीके के चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं। लेकिन एक और जो चीज़ जो इस वक्त बहुत ज्वलंत कहूँगी, एक बर्निंग इशू है सोसाइटी का वो ये है कि हेट स्पीचेस, जिसके अगेंस्ट आपने भी अपने सोशल मीडिया पे कई बार लिखा भी है और आपने कई कंप्लेंट्स भी फाइल किए हैं, लीगल एक्शन भी हुआ है उन पे। तो मैं पहली बात है मैं ये समझना चाहूँगी कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एक जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत एक थिन लाइन होती है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में और हेट स्पीच में, ठीक है ना। लेकिन एक अब हेट स्पीच किसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और कब वो थिन लाइन क्रॉस होने से थोड़ा सा लोगों को परहेज करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगी इसके लिए। मान लीजिए किसी महिला की कोई तारीफ़ करता है, तो एक होता है जेन्युइन तारीफ़ कि बहुत अच्छी लग रही हैं, उनकी तारीफ़ कर दी। एक कोई तारीफ़ भी करता है लेकिन तारीफ़ के साथ साथ कुछ ऐसा कमेंट भी कर देता है जिससे उस महिला को लगता है कि ये मुझे छेड़ रहा है या छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो है तो वो भी तारीफ़, दोनों ही तारीफ़ हैं, लेकिन बहुत ही थिन डिफरेंस है। मैं वही कह रही हूँ जी। तो हेट स्पीच जो है लॉ में एज सच कोई डिफाइन नहीं है अभी तक, लेकिन 2023 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसका टाइटल है अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 28 अप्रैल 2023 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जितना भी हेट स्पीच के मामले दिखेंगे पुलिस को, हेट स्पीच यानी क्या, आप किसी के लिए नफ़रत की भाषा बोल रहे हैं, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, आप किसी की भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं, आप किसी के धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप किसी के विनाश की बात कर रहे हैं, तो वो एक हेट स्पीच, एक कॉमन जो सेंस है वो एक उसमें प्रिवेल करेगी कि हेट स्पीच क्या है, वो समझ में आएगा। तो 28 अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कहता है
सिर्फ एक राज्य की स्टेट को डायरेक्शन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे भारत के राज्य जितने भी हैं सभी की पुलिस को ये डायरेक्शन दी गई कि जहाँ जहाँ हेट स्पीच के मामले पुलिस को दिखेंगे, पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तकलीफ़ की बात ये आती है कि जब हम कंप्लेंट भी फाइल करते हैं हेट स्पीच की तो पुलिस एक्शन नहीं लेती है। तो ऑन ग्राउंड्स जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एक तरीके से उसका अनादर ही हो रहा है। और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है अगर हमारे कोर्ट्स जो इस ऑर्डर की डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं होगा तो वो कंटेम्प्ट इनिशिएट हो सकता है उनके अगेंस्ट। तो ऐसे ही उदयनिधि स्टालिन, आपको ध्यान में होगा, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अपना भाषण दिया था कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहिए, इस प्रकार का उनका एक वक्तव्य आया था। तो जब उनकी मैंने कंप्लेंट की दिल्ली पुलिस में तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की, विष्णु जी के थ्रू ही माध्यम से ही फाइल की। तो वो कंटेम्प्ट पिटिशन में जब हियरिंग के लिए लिस्ट हुई तो उस समय माननीय जज साहब का क्या बोलूँ, उनका जो व्यू था, उन्होंने क्या बोला कि अभी वो सिर्फ संगठनों के जो हेट स्पीचेस हैं उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, जो इंडिविजुअल है उनकी हेट स्पीच पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम ये बाद में टेकअप करेंगे। तो मुझे तो ये लॉजिक समझ में आया नहीं, बट ठीक है, अगर उन्होंने नहीं लिया तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो अभी पेंडिंग है। तो ये तो हो गई एक उदयनिधि स्टालिन। ऐसे और भी केसेस हैं, फॉर एग्जांपल मौलाना रशीदी, अभी 2 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले मौलाना साजिद रशीदी टाइम्स नाउ नव भारत पे एक डिबेट में थे। उन्होंने क्या बोला, प्रोफेसर कपिल कुमार भी थे उस डिबेट में। मौलाना रशीदी ने बोला कि आप लोग जो हिंदू हैं, नवरात्रों में जिस देवी की आप पूजा करते हैं उसी देवी का नवरात्रों के बाद आप रेप करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो साफ साफ है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जब दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट फाइल की तो एज यूजुअल दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने कोर्ट में 175(3) BNSS एक एप्लीकेशन फाइल की और उसमें कोर्ट से ये मांगा कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि ये जो स्टेटमेंट है मौलाना रशीदी की, ये अनेक अनेक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और इन पे FIR होनी चाहिए। पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने, और कोर्ट ने ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा है कि नेक्स्ट स्टेट पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इन 2 बातों का जवाब देंगे। पहली बात कि प्राइमा फेसाई ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया इस कंप्लेंट पे तो उसके रीजंस आप राइटिंग में देंगे। ये 2 पॉइंट्स कोर्ट ने साफ साफ लिखा उस ऑर्डर में जो नेक्स्ट स्टेट पे IO रिपोर्ट देंगे। मगर मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ इसी केस में, मौलाना रशीदी की ही केस में, कि अगर इसको, हालांकि ऑब्वियसली ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, लेकिन अगर हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट के इसमें समझें कि उन्होंने उस वक्त एक कोलकाता का रेप केस भी हुआ था जो कि बहुत ताज़ा था और बहुत ही दर्दनाक था, तो अगर उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट बोला गया हो कि भाई आप मतलब 9 दिन पूजा करते हैं देवी की, फिर उसके बाद आप ऐसे ही केसेस में आपके वहाँ निकल करके उभर करके आते हैं जिसमें आप वो दुर्गा जी का या उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट एक होता है कि आप एक औरत की बात करें कि 9 दिन आप बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर उसके बाद आप इस तरीके की रेप की दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ। अगर इस तरीके से ले अमिता जी, उनका क्या पॉइंट है? तो इसका मैं एक काउंटर पॉइंट आपसे बताना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि अभी 2023 और 2022 में 2 केस हमारे पास आए थे। एक आए थे साक्षी मर्डर केस, जो साहिल एक मुस्लिम लड़का था, उसने साक्षी का मर्डर किया। मैंने वो वीडियो भी देखी थी, किस तरीके से उस पर वार किया था उसने, कि वो मर चुकी थी और उसको वो मारता गया। दूसरा केस था श्रद्धा वालकर, अगर आपको याद होगा, जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में उसके वो टुकड़े रखे गए थे। तो दोनों ही जो लड़के थे जिन्होंने ये ऑफेंस किया था वो एक ही समुदाय के थे। तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन उनको ही जाता है, या एक, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसका मतलब कि दूसरे समुदाय के जो है सभी लड़के ऐसे हैं, तो या तो वो स्पेसिफिक इंसिडेंट बताएं कि ये हुआ। जैसे मेरे हस्बैंड हैं फॉर एग्जांपल, वो 9 के 9 फास्ट रखते हैं, नवरात्रि के 9 के 9 व्रत रखते हैं, मैं नहीं रखती। तो मैंने तो पर्सनली ले लिया
कि उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने तो जनरलाइज कर दिया कि आप लोग हिंदूज जिन देवी की पूजा करते हैं फिर उनका ही रेप करते हैं। तो ये तो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो गया ना, जो पूरी तरीके से गलत है। अमिता जी, चलिए एक और जो बहुत ही इस वक्त एक टॉपिक है जिस पे आपने भी अपने विचार रखे हैं और एक कंप्लेंट भी फाइल की है फिर अगेन इस पे जो वायलेंस हो रहा है, जो माइनॉरिटी है हिंदूज बांग्लादेश में, तो इस पूरे केस में जो रोल होता है भारत सरकार का इस पूरे प्रॉब्लम को, इस पूरी इशू को एड्रेस करने में क्या रोल रहता है और लीगली क्या कितने एम्पावर्ड हैं, क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उस पर हमारा कोई एज सच हमारा कोई अधिकार है नहीं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में ये चीज़ें उठती हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या लीगल कितना स्कोप है इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाना या इन चीज़ों को एड्रेस करने में? जैसे आपने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो मैंने एज अ लॉयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेटर लिखा था। तो जो आईसीसी का जो लॉ है, आप डायरेक्टली कोर्ट को नहीं लिख सकते, लेकिन उनके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं आप उनको एक कोई भी कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है कि आपकी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेना है तो वो ले सकते हैं। ऐसे ही यूएन को भी लिखा था, क्योंकि यूएन का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी अगर इस प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो वो उसमें इंटरवीन करे और उसको रोके। तो एज अ लॉयर, एज अ इंडियन सिटीज़न अपने हिंदुओं के लिए ये मैंने कंप्लेंट डाली। लेकिन भारत सरकार ने भी, जो भी मैंने देखा, 9 दिसंबर की एक न्यूज़ थी जिसमें बांग्लादेश और इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनकी मीटिंग हुई। उसमें भारत सरकार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये रुकना चाहिए। हालांकि जहाँ तक वो सुनने में आया था कि जो बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे, क्योंकि हम भी किसी और के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पूरे भारतवर्ष में, असम में, यूपी में, इनफैक्ट दिल्ली में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन लोगों के आईडी कार्ड्स वेरीफाई हो रहे हैं और जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये भारत सरकार की ओर से कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत सरकार को तो जागना ही है, लेकिन हम हिंदुओं को भी जागना है, क्योंकि आज वो स्थिति बांग्लादेश में है, कल यहाँ नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लस हम ये कहते हैं कि हमारी हिंदुत्व की सरकार है तो भी ये सब क्यों हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। एक केस मैंने फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। उस केस के मेरिट्स पे मैं नहीं जाऊँगी, उसमें मैंने 3 प्रेयर्स मांगी थी। तो जब मैंने जज को बोला एक और कि ये भी हमें रिलीफ दिया जाए, तो जज ने मुझे क्या बोला, आपने अपनी पिटीशन में तो ये 3 रिलीफ ही मांगे हैं, आप चौथा मांग नहीं सकते और मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि आपने मांगा नहीं है। तो ऐसे ही चाहे हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम वोट कर दी हमने, हमारी सरकार आ गई, लेकिन सरकार से भी काम निकालना हमें आना चाहिए, सरकार से भी हमें मांग करनी है। आज जो वक्फ का अमेंडमेंट जो हो रहा है, 2024 का जो बिल पास हुआ, ये क्योंकि इतनी सारी मांग आई ना, तब ये जाके हो रहा है। तो ऐसे ही हमें मांग करनी है, तो वो करते रहना है। सिर्फ सरकार को ही नहीं जागना, हर एक हिंदू को आज जागने की ज़रूरत है। मगर आपको नहीं लगता कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी ऑफ लेट अमिता जी बहुत हिंदू और बहुत सनातन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक कम्युनल का अगेन एक वातावरण बन रहा है, एक हिंदू मुसलमान का वातावरण बन रहा है, एक थोड़ा एंटी वातावरण बन रहा है, इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए? क्योंकि देखिए लॉ में प्रावधान तो यही है ना, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग आराम से रह सकते हैं। अब ऐसे में इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं कि जागो हिंदू जागो, तो क्या कहेंगे आप? मुझे एक चीज़ बताइए स्मृति जी, अगर मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, वो आज 10 साल का हो गया और 5 साल पहले उसके साथ कुछ गलत हुआ था, तो क्या जब वो 5 साल बाद जब वो 10 साल का बच्चा हो गया, तो क्या हम ये कहेंगे कि जो उसके साथ 5 साल पहले गलत हुआ वो उसे भूल जाए, या उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि वो जो सिचुएशन आई थी 5 साल पहले वो दोबारा ना आए, उसको रिवर्स करे, किसी तरीके से उस बच्चे को ठीक रखा जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। तो आज हम जब देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने कई मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं के बयान सुने
कि हर जो है ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हैं, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो क्या आप हमने ओवैसी की बात यस जी, तो क्या क्या कभी हमने ऐसा कोई केस देखा है जिसमें हम ये कह रहे हों कि ये मस्जिद बनी है, इसको तोड़ दिया जाए? कभी कभी ऐसा सुना या कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की जा रही है जो पहले मंदिर हुआ करते थे, जो आज भी मंदिर है। अयोध्या जी का जो जजमेंट अगर आप देख लें, जिसमें विष्णु जी और हरिशंकर जैन जी ने वो केस लड़ा था, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वंस देयर इज अ टेम्पल देयर इज ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक मंदिर की मूर्तियां टूट भी जाएं तो भी वो मंदिर ही रहेगा। वो मूर्तियां तोड़ने के बाद अगर कोई और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए तो भी वो मंदिर ही रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या जी की जजमेंट में है। तो वही बात है, अगर किसी मंदिर को तोड़ के वो कोई और स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसको रिक्लेम करना कहाँ से कम्युनल हो गया? तो वैसे जैसे ये वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है 100 साल बाद कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसे क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं हुआ? तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना स्टेटमेंट, कि आप एक पक्ष को तो कह रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और आप खुद भी गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हैं, तो या तो दोनों मत उखाड़ें। मतलब ये बहस कहाँ तक जाएगी? दोनों के लिए जो रूल है, जो लॉ है, वो सेम होना चाहिए ना। एक के लिए अलग है, एक के लिए, एक तो कहेगा कि ये तो मेरा है, मैं 100 साल बाद भी इसे अपना बोल सकता हूँ, वो आपको अलाउड है, और दूसरा कानून की प्रक्रिया का सहारा लेके संवैधानिक मार्ग से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पत्थर नहीं फेंक रहा, किसी को मार नहीं रहा, तो वो भी अलाउड नहीं है क्या? इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो टेम्पल्स को लेकर के, जो गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ टेम्पल्स है उसको लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी अपोज हो रहा है। जी, ये एक 2014-15 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के वक्ता थे, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि कोई भी सेकुलर सरकार जो है वो कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को टेक ओवर नहीं कर सकती। तो आज की तारीख में लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो मंदिर हैं वो तो सरकार के अधिग्रहण में हैं, लेकिन नॉन हिंदू जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, कोई भी मैंने मस्जिद या कोई भी चर्च मैंने नहीं सुना कि वो सरकार के कंट्रोल में हो, लेकिन मंदिर जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में है। और वो जजमेंट बोलती है सुप्रीम कोर्ट की कि एक सेकुलर सरकार तभी किसी स्ट्रक्चर को या किसी मंदिर को टेक ओवर कर सकती है जहां सरकार को लगे कि वहाँ पे कुछ करप्शन हो रही है या वहाँ पे कुछ घपला हो रहा है, कोई धांधलेबाजी हो रही है, तो वो ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो भी फॉर 180 डेज, नॉट फॉर मोर देन 180 डेज, उससे ज़्यादा नहीं करेगी, वापस उनको देना पड़ेगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का आज कुछ नहीं है। तो फिर ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्या फ़ायदा जब उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा? आज तो कितने मंदिर हैं जो सरकार के अधिग्रहण में हैं, और जो सारा पैसा आता है वो सरकार जो है सब जगह बांटती है। ऐसा तो नहीं है वो खाली हिंदुओं के वेलफेयर के लिए ही है, वो पूरी सभी के वेलफेयर के लिए है, नॉन हिंदू के लिए भी वो पैसा यूज़ किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो एक लॉ है, अगर वो लॉ अबाइड नहीं हो रहा, उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्या फ़ायदा हुआ? जैसे अभी हेट स्पीच का आपने पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जहाँ जहाँ पुलिस को दिखेगा हेट स्पीच है तो सुओ मोटो एक्शन लेना है पुलिस को, नहीं तो कंटेम्प्ट माना जाएगा, तो भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही। तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट्स आ रही हैं, उसका अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने हेट स्पीच की बात की, एक और सवाल जो मेरे मन पे में आ रहा है अमिता जी, कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा है जो कि ऑब्वियसली यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से। तो वो एक जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक बैलेंस है, सोसाइटियल बैलेंस, उसको डिसरप्ट करने का पूरा पूरा वो बल रखता है ऐसा कंटेंट। तो ऐसे में लॉफुली अगर हम कानून के थ्रू अगर उसको एड्रेस करना चाहें तो कानून क्या करता है? क्योंकि इतना कंटेंट है सोशल मीडिया बहुत थोड़ा सा सीमित नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है सोशल मीडिया पे। तो उसको नब करने की, रोकने की, थामने की, क्योंकि जैसा मैंने कहा यंगस्टर्स बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और एक अच्छा खासा एक जो हारमोनियस एनवायरनमेंट होता है उसको डिसरप्ट करने का पोटेंशियल हो जाता है। फिर इसमें स्मृति जी मेरे हिसाब से 2 रेमेडीज़ होती हैं, एक सिविल रेमेडी, एक क्रिमिनल रेमेडी। फॉर एग्जांपल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने कोई कंटेंट डाला जो हमें लगता है कि किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो सिविल रेमेडी तो क्या हुई कि आपने कोर्ट में गए, इंजंक्शन का सूट फाइल किया, या फिर एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी
कि हरिद्वार में कुछ समय पहले हमारे ध्यान में आया कि हरिद्वार के जो घाट हैं गंगा के, वहाँ पे जो महिलाएं या बच्चियाँ स्नान करती हैं उनके वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, और उस पर जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि क्या कमेंट्स थे। तो उनको लेकर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मनमोहन जी थे। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अप्रिशिएट किया दैट यू हैव कम फॉर अ गुड कॉज, लेकिन उन्होंने क्या बोला, यू हैव टू फॉलो द मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म क्या है, IT रूल्स। कि 2021 में एक IT रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए थे, और वो रूल्स क्या कहते हैं, वो रूल्स एप्लीकेबल हैं सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर हो गया। तो वो ये रूल जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया कंटेंट पे कोई ग्रीवेंस है तो आपको उस सोशल मीडिया के ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच करना है। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर जो है आपके कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेता, उस रूल्स के हिसाब से ग्रीवेंस ऑफिसर को 15 दिन का टाइमलाइन दिया गया है। अगर उसके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो 15 दिन में वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है, और 15 दिन बाद अगर वो रिजॉल्व नहीं करता ग्रीवेंस ऑफिसर, या फिर आपके मुताबिक नहीं करता, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी। वहाँ पे आप अपील फाइल करते हैं, और उस अपील में ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, GAC शॉर्ट में बोलते हैं, उसको 30 डेज़ का टाइमलाइन है वो ग्रीवेंस रिजॉल्व करने के लिए। तो वो जो यूट्यूब वीडियोस थी, हमने करीब 589 वीडियोस आइडेंटिफाई की थी जब दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल की। तो IT रूल्स के मैकेनिज्म के हिसाब से वो आज 95% वीडियोस रिमूव हो चुकी हैं। ऐसे ही एक फैक्ट विड करके अकाउंट था, फेसबुक अकाउंट, जो हिंदू देवी देवताओं के नग्न फोटो अपलोड करता था। तो सबसे पहले मैंने फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा कि ये अकाउंट जो है बैन होना चाहिए, सारे पोस्ट सस्पेंड होने चाहिए। फेसबुक ग्रीवेंस ऑफिसर का रिप्लाई आता है स्मृति जी मेरे पास कि ये जो पोस्ट है ये फेसबुक की जो गाइडलाइंस हैं या जो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाते। हिंदू भगवान के जो नग्न पोस्ट हैं वो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जाते। फिर मैंने GAC में अपील फाइल की, सारा एविडेंस उनको दिया। GAC ने एक ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन दी फेसबुक को कि यस, ये अकाउंट जो है ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और ये अकाउंट इमीडिएटली बैन होना चाहिए। और फेसबुक को डायरेक्शन दी कि ये अकाउंट सस्पेंड करें, अक्रॉस भारत इसको बैन करें, और करने के बाद कंप्लायंस रिपोर्ट भी फाइल करें। तो ये तो हो गई सिविल रेमेडी कि अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन क्रिमिनल रेमेडी भी है इसमें कि वो जो फैक्ट विड अकाउंट था ऑब्वियसली किसी व्यक्ति ने किया होगा वो। तो पुलिस में कंप्लेंट भी मैंने की कि वो IP एड्रेस ढूंढ के निकाला जाए कि वो व्यक्ति कहाँ का है, भारत के किस कोने का है जो इस प्रकार के पोस्ट अपलोड कर रहा है, और उसको पकड़ा जाए, उसको पनिशमेंट दी जाए। ये क्रिमिनल रेमेडी है, तो वो मेरी चल रही है। सिविल रेमेडी के हिसाब से उसमें मुझे रिलीफ मिल गया। मगर शो को ख़त्म करने से पहले मैं अमिता जी आपसे पूछूंगी कि भारत में जो ये लीगल सिस्टम है, ये जो कानूनी पूरी प्रक्रिया है, बहुत टाइम टेकिंग है। वो तो इस पे तो मुझे लगता है आप भी इस बात पे अग्री करेंगे कि बहुत रेयर होता है कि तुरंत डिसीजन आए। यंगस्टर्स ऐसे में या कुछ ऐसे लोग अपना बल भी खो देते हैं, मनोबल भी खो देते हैं, अपना मोटिवेशन भी खो देते हैं कोई गलत चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाने में। तो ऐसे में एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, आपका ये जो न्याय प्रणाली है इसके लिए आपके क्या कमेंट्स, क्लोजिंग कमेंट्स रहेंगे? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत स्लो है। डिले कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अभी 2024 में ही अजमेर रेप स्कैंडल का विषय मेरे सामने आया था, जिसमें जो रेप विक्टिम थी उनको 32 साल बाद जो है उसमें फैसला आया था, और उस समय वो दादी की एज की हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण एक नहीं है, किसी एक को दोष नहीं दे सकते, इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। कई बार एडवोकेट्स भी डेट लेते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कई बार नया ना होते हुए भी डेट लेते हैं। जुडिशरी के पास इतनी पेंडेंसी है केसेस की, वो भी एक कारण है। तो किसी एक कारण को मैं दोष देना नहीं चाहूँगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से ये एक अपनी बात रखना चाहूँगी कि जो हीनियस क्राइम है, एटलीस्ट ये रेप, मर्डर, ये सब जो हैं, इनका जो एक टाइमलाइन डिफाइन होनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर ये केस रिजॉल्व होने चाहिए। उसके बाद उसकी अपील भी फाइल हो जाए तो भी वो 1 साल के अंदर अंदर फाइल हो जाने चाहिए। 32 साल में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद तो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी हैं, तो फिर तो वो कहाँ तक जाएगा फैसला।
तो ये मुझे एक मांग में रखना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक टाइमलाइन डिफाइन हो। कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक डायरेक्शन आनी चाहिए सारे कोर्ट्स को, दिल्ली हाई कोर्ट को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कि इस प्रकार के जो केसेस हैं उसकी ये टाइमलाइन है, आपको ख़त्म करने ही है, कंक्लूड करने ही है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर जो है इसमें कुछ एक पॉजिटिव जो है आउटकम आ सकता है। चलिए, ये तो कुछ सजेशंस हैं जो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सही कानून तक सही लोगों के सामने पहुंचे, ताकि एक सिस्टम और सुदृढ़ हो जाए और स्ट्रॉन्ग और सशक्त हो जाए। अमिता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज शो पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद कि इतना पेशेंस रख के जो है सुना, और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच अमिता जी। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।